हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले 10वीं क्लास के साइंस का चैप्टर 5 जो कि केमिस्ट्री का है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है ना। और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, चाहे किसी भी टाइप का हो। क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष के आधार पर भी हो सकता है, MCQ भी हो सकता है। तो सारे प्रश्न करेंगे जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते एक एक करके सारे क्वेश्चन। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि इसमें आपके पास दो कथन दिए गए हैं ना। कथन एक है कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। तो अगर आपको याद होगा परमाणु संख्या तत्वों का, तो मैग्नीशियम का 12 होता है, ये बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 ठीक है, और 8 और 2 8 हो गया 10 और 2 12 है ना। तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कोश में, उसी को क्या कहते हैं, संयोजकता। तो ये बिल्कुल बात सही है। तो इसमें हमारे पास कथन एक है कि सही है परंतु 2 गलत है, इसे गलत हो जाएगा। कथन 2 सही है परंतु ये गलत है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, दोनों कथन सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ग है ना, कि मैग्नीशियम की परमाणु क्रमांक 12 होती है और मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में 1-2 जरूर आते हैं, है ना। तो इसको ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ग। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है ना। तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है। तो देखो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, यानी तत्वों की जो परमाणु संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इस तरीके से इसमें 2 और 8 10 और 10 और 7 कितने हो गए, 17। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 17, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो जैसे कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा जब मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, है ना। सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करा दिया ना इस चैप्टर के। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके सारे क्वेश्चन देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, है ना। तो तत्वों की अब तक से जो खोज हो चुकी है टोटल कितनी, 118। इसका ऑप्शन सही कौन सा है, बी। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, अब तक कितने प्राकृतिक तत्व ज्ञात हैं, है ना। प्राकृतिक तत्व आपको बताने, तो 118 तो हो नहीं सकता, 116 भी नहीं है। इसका सही जवाब बताओ जल्दी से, क्या होगा, 94। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 94। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7 है। तो इस तत्व की प्रकृति क्या है। तो दोस्तों बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। और जब ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। और ऋण आवेश कौन सा होता है, अधातु। ठीक है, या फिर इतना ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हो अधातु होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हो क्या होते हैं, धातु होते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 1 है। तो इस तत्व की प्रकृति क्या है। तो देखो बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं। तो ये क्या करेगा बेचारा, त्याग करेगा। और त्याग करने की प्रवृत्ति किसकी होती है, धातु की होती है। अगर आपने पिछली वीडियो सारी देखी होगी चैप्टर 5 के, तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे होगे, है ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातु। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, सत्य नहीं, हमें असत्य बताना है। तो जैसे कि मालूम है कि हमें बाईं से दाईं होने पर क्या क्या होता है। तो जब बाईं से दाईं ओर आवर्त सारणी में जाते हैं ना, तो तत्वों की धात्विक प्रकृति जो होता है घटती है। ठीक है, यानी अधात्विक रूप में होता है। इसके अलावा संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है ना। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। ठीक है, ये सही है। तो इसमें हमारे सही, क्योंकि असत्य बताने, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्योंकि परमाणु जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते, ये ग्रहण करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्व एक से XCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक होता है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत है। सोडियम। दोस्तों सोडियम में NaCl के साथ आपने देखा होगा, है ना। तो सोडियम का सूत्र होता है NaCl, Cl2 नहीं होता। मैग्नीशियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो मैग्नीशियम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिक नियम निम्न से किसने प्रतिपादित किया था, यानी त्रिक नियम किसने दिया था। तो याद होगा ना, किसने दिया था, डोबराइनर, न्यूलैंड्स, मैंडलिव या मोसले। तो डोबराइनर होगा, राइट, याद है ना। डोबराइनर का त्रिक नियम ऐसे भी याद होगा, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, मैंडलिव का पुराने वाला आवर्त सारणी नियम और मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी नियम को प्रतिपादित किया था, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, डोबराइनर। डोबराइनर ने क्या किया था, त्रिक नियम दिया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसने प्रस्तुत किया था? तो मोसले ने। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की जब भी बात आए तो मोसले, यहाँ पर कहीं पे मोजले भी लिखा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य की प्रकृति कैसे होती है? ठीक है, प्रथम वर्ग, ठीक है, फर्स्ट वर्ग में सदस्य किस प्रकार के होते हैं? क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, अक्रिय होते हैं या मिश्र धातु होते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्षारीय। सबसे स्टार्टिंग में जो होते हैं ना जितने धातु, वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और लास्ट में जैसे जाएंगे ना तो अम्लीय प्रवृत्ति के होते जाते हैं। अक्रिय जो धातु होते हैं वो तो सबसे अंतिम होते हैं ना, 18वें वर्ग में होते हैं, और मिश्र धातु तो तत्व की श्रेणी में आएंगे ही नहीं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? यानी हमारे पास सारे जितने भी ऑप्शन है सब फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, ये सब अधात्विक हैं, लेकिन सबसे अधिक अधात्विक गुण कौन प्रदर्शित करना है वो बताना है आपको। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन, राइट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन जो है ना इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन बस इसको चाहिए होता है, तो जाहिर सी बात है इसके साथ कोई बंधन बनाएगा। फास्फोरस को 3 चाहिए होता है ना, सल्फर को 2 चाहिए होता है, ठीक है। इस तरीके से जो है क्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान? तो याद होगा परमाणु संख्या किससे आधारित है, याद है ना, किससे आधारित है? मैंडलीफ? नहीं, मैंडलीफ ने क्या कहा था? परमाणु द्रव्यमान को आवर्त फलन बताया था। मोसले के हिसाब से जो है ना परमाणु संख्या जो होती है आधुनिक आवर्त सारणी में यूज़ किया गया है, जो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म, आ गया वही टॉपिक, तो यहाँ पर परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन होता है कि मैंडलीफ की आवर्त सारणी, तो क्या हो जाता है? परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर, ठीक है, बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है, घटती है, या इनमें से कोई नहीं? तो जैसे कि हमने पीछे भी क्वेश्चन ये कर लिया है ना, तो परमाणु साइज क्या होगी? घटेगी, है ना। जैसे जैसे बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु साइज घटती है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मैंडलीफ का जन्म कब हुआ था, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो कि कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं ना, आगे चल के जब आप तैयारी करोगे गवर्नमेंट जॉब की तो उसमें पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास 1834 ईस्वी, 1833 ईस्वी, 1832 या 1835। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैंडलीफ का जन्म हुआ था 1834 ईस्वी में, जो कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये बताया था, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वुल्फगांग ऑफ डबराइनर इनका पूरा नाम है, ठीक है, वैसे तो हम डबराइनर का त्रिक नियम कहते हैं ना, लेकिन पूरा नाम है इनका वुल्फगांग डबराइनर। किस देश से संबंधित है? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी या न्यूजीलैंड? ठीक है, न्यूजीलैंड होगा, ठीक है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे न्यूजीलैंड होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए दोस्तों? जर्मनी, ठीक है। जो डबराइनर थे वो कहाँ के थे? जर्मनी के, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत भारतीय संगीत के सुर से मिलते हैं, है ना, पढ़ा है ना न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत। उसमें क्या था कि भारतीयों के संगीत के सुर मिल रहे थे, तो 7 होते हैं, है ना, क्योंकि प्रत्येक 8वां जो तत्व का गुणधर्म होता ना उसे मिल रहा था, यानी कि 7 तो अलग अलग थे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके कितने सुर होते हैं? 7, संगीत के सुर 7 होते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में 7 तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान देना क्योंकि इसमें ना कई गलतियां कर लेंगे। न्यूलैंड्स के अष्टक पे चले जाएंगे और 8 की वजह से 8 काट देंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रत्येक 8वां तत्व है, यानी कि 7 जो है वो अलग अलग है, तो 7 का ही तो ग्रुप बनाए थे ना, तो 7 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितने थे? ऑप्शन है 62, 65, 63, 68। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। उस टाइम जो तत्व ज्ञात थे वो 63 थे, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? परमाणु साइज यानी परमाणु के आकार से क्या मालूम चलता है? परमाणु का व्यास बिल्कुल गलत, परमाणु की परिधि गलत, परमाणु की त्रिज्या बिल्कुल सही, ठीक है, परमाणु की त्रिज्या का मालूम चलता है। डी जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि परमाणु की त्रिज्या तो सही हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या मालूम चलती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है
किसी भी तत्वों की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों तत्वों की संयोजकता आपको बताया था ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही तो संयोजकता निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टक नियम निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, है ना। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आपने पढ़ा ही है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम तो न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया, ठीक है। डोबराइनर ने त्रिक नियम दिया था, मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था, और मैंडलिफ ने अपना आवर्त सारणी दिया था पुराने वाला, है ना, लेकिन सक्सेसफुल था, है ना, जो मैंडलिफ का था। बाकी न्यूलैंड्स और डोबराइनर के कंपेरिजन में सक्सेसफुल था। तो यहाँ पर फिलहाल में अष्टक का नियम जो होता है वो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैंडलिफ की आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है ना, ये बताने हैं। परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु संख्या के, परमाणु आकार के या परमाणु आयतन के। क्या लग रहा है, परमाणु संख्या होगा? अगर आप ये लगा रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये नहीं होता है। परमाणु संख्या किसने बताया था? मोसले ने बताया था, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी है। परमाणु आयतन तो किसी में हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। परमाणु आकार भी नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाए आपका? परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो मैंडलिफ के आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन था, और यही मोसले का या आधुनिक आवर्त सारणी पूछा जाता तो आप क्या कहते? परमाणु संख्या। तो इसका सही आंसर पहले क्या हो जाएगा? ए, परमाणु द्रव्यमान, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, मैंडलिफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? मैंडलिफ की बात हो रही है, तो परमाणु द्रव्यमान, है ना, अभी तो पढ़ा हमने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी विशेष समूह में तत्वों के विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, नियत रहेगा या अनियमित तरीके से परिवर्तित होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। किसी भी तत्व के किसी विशेष समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर ना क्या होता है कि उसकी विद्युत धनात्मकता और बढ़ती जाती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी में किसी विशेष आवर्त में तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति बाएं से दाएं की ओर जाने पर क्या होती है? तो देखो, जो बाएं होता है ना वो धातु होते हैं, और धातु किस प्रकार के होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, राइट। तो इस साइड तो हो गए धातु, हम बाएं से दाईं ओर जा रहे हैं, यानी दाईं ओर पहुंच रहे हैं, तो इस साइड क्या होते हैं? अधातु। तो अधात्विक क्या होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अम्लीय प्रकृति बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा ना, तो बढ़ जाते, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? सारे हैलोजन दे रखे, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब के सब हैलोजन है, लेकिन आपको सबसे अधिक अभिक्रियाशील बताना है। तो जैसे कि मालूम है कि अभिक्रियाशीलता जो है ना ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती जाती है, तो सबसे ऊपर वाला क्या होगा? अधिक अभिक्रियाशील होगा। और इनमें सबसे पहले क्या आता है? फ्लोरीन आता है ना, फ्लोरीन का 9 होता है ना, और क्लोरीन का 17। तो इस तरीके से क्लोरीन से भी पहले फ्लोरीन आता है, इसलिए फ्लोरीन क्या हो गया? सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना कि किसी भी वर्ग, ठीक है, वर्ग या समूह कह सकते हो, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर ना तत्वों की अभिक्रियाशीलता जो है ना कम होती जाती है, ठीक है, और धात्विक गुण जो है ना बढ़ता जाता है, धनात्मकता गुण बढ़ता जाता है, ठीक है। और बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होते जाते हैं और ये अम्लीय प्रकृति के होते जाते हैं, यानी वृद्धि होती है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रहेगा, इसको सही से ध्यान रखना। पिछले वीडियो में ये अच्छे से समझा दिया मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी में समूह 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? फर्स्ट समूह में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप बुक में देखोगे, ठीक है, कि फर्स्ट समूह में जो है किस प्रकार के तत्व होते हैं? तो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट में क्षारीय, सबसे आखिरी में क्या होते हैं? तो सबसे आखिरी में दोस्तों होते हैं अक्रिय गैस, अभिक्रियाशील गैस, है ना। और इससे ठीक पहले क्या होते हैं? ये सब होते हैं अधातु। तो यहाँ पे देखो कहा जाए समूह ए के तत्व क्या होते हैं? अधातु देखो अम्लीय होते हैं, ये भी ध्यान रखना, और धातु क्षारीय होते हैं, तो क्षारीय प्रवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। तो समूह 1 के जो तत्व होंगे वो क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे, क्षार धातु होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सोडियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? सोडियम के बारे में बात बताई जा रही है ना। तो सोडियम देखो आवर्त सारणी में किस समूह का है? तो पहले समूह का है ना, क्योंकि सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है 11 होता है, और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 10, है ना, और 1, 11। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो इसके वर्ग की संख्या क्या हो जाएगी? 1। देखो इस वाले में है कहीं पे, देखो यहाँ पर सोडियम है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समूह 1।
और यहाँ पर ये देख सकते हो 1 2 3, तो ये तीसरे आवर्त है। और मैंने किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल में हम वर्ग आवर्त या फिर उसके धातु अधातु उपधातु जैसे भी हो सब चीज़ मैंने ये पिछले वाले वीडियो में समझा दिया है ना। तो ज़रूर जाके वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखा हो तो, नहीं तो फिर ये मिस कर जाओगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समूह 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से शून्य समूह का सदस्य कौन है। ठीक है, शून्य समूह का, तो शून्य समूह का मतलब जो कि क्या है, जिसके बाहरी कोश जो है पूर्ण रूप से भरे हों। तो मैग्नीशियम नहीं भरा होता, इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में होते हैं। हाइड्रोजन नहीं भरा होता, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में होते हैं। क्लोरीन नहीं, इसके बाहरी कोश में 7 होते हैं। हीलियम जो है ना, इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सबसे पहले कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, है ना। 9th में पढ़ा है ना आपने कि जो के कोश होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद अगले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हीलियम जो है अपना पहला कोश 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है, पूर्ण भरा हुआ है, तो इसलिए इसको शून्य समूह कहा जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, बोलो। मालूम है ना किस आधार पे है, परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु आयतन नहीं पढ़ा है ना, परमाणु घनत्व तो पढ़ा ही नहीं। परमाणु द्रव्यमान पढ़ा है, लेकिन किसके आधार पर, परमाणु द्रव्यमान जो बताया था इन्होंने, मैंडलिफ ने बताया था। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन जो है मैंडलिफ ने बताया था और परमाणु संख्या मोसले ने बताया था, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार बना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या बतानी है। वर्ग की संख्या याद करो, वर्ग की संख्या कितनी थी, 18। आवर्त कितनी थी अगर आवर्त पूछा जाए तो 7। ठीक है, तो इसका तो सही आंसर आपका 18 हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखो, आवर्त का आई गया प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी बताओगे आप, 7। याद रखना, रट जाना, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, आवर्त की संख्या कितनी है। वर्ग के जगह पे समूह भी पूछा जा सकता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं तो उसको हम वर्ग या समूह कहते हैं। तो टोटल 18 समूह होते हैं। और जो क्षैतिज होते हैं ना, तो क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और ये 7 होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें, यहाँ पर ये देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने, 18। ये होते वर्ग यानी कि ग्रुप या समूह। और ये देखो नीचे 7 आवर्त तक है। ठीक है, यहाँ तक क्या है, 7 आवर्त है। तो ये ध्यान रखना कि टोटल जो है 7 आवर्त होते हैं और 18 ग्रुप या समूह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम जो है सबसे बाहरी, ठीक है, टेबल में सबसे अंतिम वर्ग 18 में होता है। और जो 18 में होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो ये हीलियम है ना, 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। बताओ किस प्रकार के तत्व कहे जाते हैं। इसको हम अक्रिय गैस कहते हैं, है ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम एक अक्रिय है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, बताओ क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, और क्षैतिज को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो इसका सही आंसर ए वर्ग हो जाएगा। और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं, आवर्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कर लिया इस चैप्टर से, है ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये ध्यान रखना, इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, है ना। अगर याद ना हो रहा हो तो याद हो जाएगा और इससे बाहर इस चैप्टर से नहीं आने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 6 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।